नमस्ते। मेरा नाम है सर्वेंद्र, आप देख रहे हैं द रिव्यू। दोस्तों, आज के जो अपना वीडियो होगा वो अपना इस पे बेस्ड है कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात करेंगे, जो इकोनॉमी का है किस तरीके से इस पैंडेमिक में उसने कैसे मोदी गवर्नमेंट ने और जो हमारा एक इंडस्ट्री है उसने कैसे ग्रो किया और मोदी गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या क्या थे उसके लिए, या पिछले 5-6 सालों में किस तरीके से मोदी ने इसको हैंडल किया है, गवर्नमेंट ने कैसे। मैं इसलिए कहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि सारे लोग मोदी गवर्नमेंट ही कहते हैं जितने अपोजिशंस हैं। वो कभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट, वो हमेशा मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो मैं भी उसी टर्म्स को यूज कर रहा हूँ सो दैट कि लोगों को पता चले कि हाँ, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी उसके बाद ऊपर बात करेंगे, उसके बाद फिर जो है ये इंटरनल कंडीशन की बात है, जो अपने देश के अंदर की बात है, भारत के, उस पर बात करने के बाद फिर हम बात करेंगे कि जो जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन या कुछ भी बन रहा है भारत का, उस पर बात करेंगे, जो कि एक बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं अब दुनिया में। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। और आप देखिएगा कि आने वाले टाइम पे 10-15 साल के अंदर अंदर पूरी मतलब बहुत ज़्यादा मैसिव चेंजेस होने वाले हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो मिलिट्री का हो, डिफेंस सेक्टर्स हों, चाहे वो स्पेस का हो, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो, कुछ भी वो बहुत ज़्यादा, चाहे आपका ओशियन एरा रीजन्स हों, यहाँ सब पे बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं अब, और ग्रुप्स बनने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से अभी हम उसके बाद फिर पहले देखेंगे। पहला टॉपिक हम लेते हैं भारत की जो इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी है उसका एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा पार्ट सपोर्टर है, और एक पार्ट है जो कि इकोनॉमी को जब डिवाइड करते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक उसका पार्ट है। आइए देखते हैं उसका क्या करते हैं। तो हम देखेंगे, अगर इंडियन की इकोनॉमी देखते हैं भारत की, तो हम देखेंगे कि भारत की इकोनॉमी हमेशा से कृषि प्रधान, जिसको करते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। एग्रीकल्चर में भारत का बहुत अच्छा रहा है हमेशा से। तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि मोदी ने क्या क्या स्टेप्स लिए, पैंडेमिक में क्या क्या हुआ, ये सारे मेजर्स देखते हैं हम पहले। एक तरफ हमारा इंडिया है, एक तरफ हमारा भारत है। इंडिया में सिटीज़ आते हैं, भारत में गांव आते हैं। तो भारत की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो पैंडेमिक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से स्टॉप हो गई 3 महीने 4 महीने के लिए, लेकिन आपका एग्रीकल्चर उधर चलता रहा। उसमें कोई उतने जॉल्ट्स हमेशा हर बार वो झेलते रहते हैं हमारे किसान, लेकिन वो इसके भी आते थे। 2-3 महीने का उनके पास टफ टाइम था, आया और चला गया। अभी फिर से वो उसमें लगे हुए हैं अपना। अब हम बात करते हैं सिटीज़ की। सिटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स कर गया। जो सर्विस इंडस्ट्रीज थी वो तो ग्रोथ में आई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से स्टॉप हो गया। तो अभी गवर्नमेंट को कोई कहीं पे नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं से जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा बूस्टअप करना पड़ेगा, ताकि कि वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट आए और जो लॉस हुआ है उसको सपोर्ट मिल जाए। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने पहले भी जितना काम किया उसका इम्पैक्ट और कितना ईजी हो गया आज के टाइम पे टैकल करना, ये बात करेंगे। मोदी गवर्नमेंट ने एक स्वामीनाथन रिपोर्ट बनी थी 2004 में। 2004 में जो स्वामीनाथन रिपोर्ट बनी, और उसका 6 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ। अब यूपीए फर्स्ट था उस टाइम पे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट बोलूंगा उसको, क्योंकि यूपीए फर्स्ट में जब गवर्नमेंट बनी तो कांग्रेस का हमेशा मॉडस ऑपरेंडी रहा है कि वो चाहे सीबीआई हो, चाहे वो आईबी हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो भी आपका जुडिशरी है, जो भी आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मतलब जो भी इकोनॉमिकल जो भी होते हैं डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, पॉलिटिकल पार्टीज, इनके अगेंस्ट वो हमेशा कमेटी बनाते हैं। कमेटी बनाने के बाद सारे रिपोर्ट्स लेते हैं। रिपोर्ट्स लेने के बाद ये जज करने लायक हो जाते हैं कि इनको क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या मेजर्स लेने हैं इनको आगे, और कैसे कैसे लेने हैं। लेकिन कभी भी कांग्रेस हमेशा रिपोर्ट्स और कमेटी तो हमेशा बना देती है, लेकिन उसमें कभी काम नहीं करती। उसका रिपोर्ट्स अपने पास फाइलें रख लेती है, उसके बाद फिर वो आगे उसको बार्गेन और कुछ भी कर लेते हैं उस डिपार्टमेंट से, और उसी के अकॉर्डिंगली पॉलिसी बना देते हैं। अब आप सोचिएगा कि मनरेगा कब आया। 2004 में जब रिपोर्ट्स आती है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आती है 6 महीने में, 6 तरीके की उन्होंने रिपोर्ट बना करके थी, जिसमें 12 पॉइंट्स उन्होंने सुझाव दिए थे कि भारत के एग्रीकल्चर को बूस्टअप क्यों करना है। इसलिए मैं हमेशा मनरेगा को हमेशा कहता हूँ कि वो बेकार थी, बिल्कुल बेकार था मनरेगा आया क्यों, ये भी बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज थोड़ा सा सिनॉप्सिस में दे दूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वो है टॉपिक मनरेगा का खुद का।
तो स्वामीनाथन रिपोर्ट आती है, उसमें उन्होंने चार मतलब कि 12 पॉइंट्स दिए थे। मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ। सॉइल हेल्थ पे काम करने के लिए बोला था, सीड क्वालिटी पे काम करने के लिए बोला था, अनाज की मंडियों को डेवलपमेंट के लिए बोला था, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए बोला था, विलेज में नॉलेज सेंटर देने के लिए बोला था कि फार्मर्स को नॉलेज सेंटर खोल दो, वहां पे उनको नॉलेज दिया करो अच्छे तरीके की खेती के लिए। महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए सीसी क्रेडिट कार्ड के लिए बोला था। उसके बाद फिर सरप्लस जमीनों को भूमिहीन, जिनके पास लैंडलेस जो फार्मर्स हैं, उनको दे देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला था। लेकिन हुआ क्या, हरियाणा में हमने देखा कि किस तरीके से बीपीटीपी ने वाड्रा के साथ मिल करके स्काईलाइन जो एक अरबिक और यूरोपियन कंपनी थी उसके साथ मिल करके किस तरीके से यहाँ पे लैंड का उनका भी रिटेल मतलब रियल एस्टेट का काम है। यहाँ पे स्काईलाइन की कंपनी जो वाड्रा की थी उसकी उनके दोस्त की वहाँ पे यूरोप में, और यहाँ पे वाड्रा ने अपना खोल करके उसका सब्सिडरी लैंड के स्कैम्स कैसे किए थे। उसके बाद फिर जो सरप्लस में राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने के लिए बोला था, राष्ट्रीय कृषि आयोग बनाने के लिए बोला था, कृषि सिंचाई योजना के लिए बोला था, सारी नदियों को जोड़ने की बात हुई थी। ये सारी चीजें मोदी ने उस पर काम किया, नदियों को जोड़ने के लिए। तो अभी आप देखें ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2004 में 6 महीने के अंदर अंदर बन करके गई यूपीए फर्स्ट में, लेकिन कुछ नहीं होता है। होता क्या है, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने देखा कि ये सारे स्टेप्स अगर लिए जाएंगे तो एग्रीकल्चर डेवलप होता है। ये सीधे सीधे आरोप है लोगों का उस टाइम पे, जो कई वहां पे पोर्टल पे पड़े हुए हैं, नेट सारा कुछ है और पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने उस पर नहीं काम करके उन्होंने धीरे से इंस्टॉल किया, और उसके बाद फिर रिसेशन आता है, तब तक कुछ नहीं, और रिसेशन आता है उस पर तब तक ये एनालाइज करते रहे। सारा कुछ करने के बाद इन्होंने धीरे से इंस्टॉल किया मनरेगा, कम पैसा, और मनरेगा के थ्रू इन्होंने लोगों को सुबह में पैसा मतलब सुबह शाम में काम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अपना गड्ढा खोदने के लिए गड्ढा खोदा लोगों ने, 200-300 रुपए अपने पा गए, 184, 185, 150 रुपए, 100 रुपए था उस टाइम पे स्टार्ट जब हुआ तो इतना मिला। और उसके बाद फिर अपना उन्हीं गाँवों में आसपास में सब कहीं ना कहीं पे इन्होंने अपने देसी शराब के ठेके खुलवा दिए। सुबह कमाया बंदा, शाम को ले जाकर के ठेके पुरा दिया, कुछ घर पे नहीं गया, पैसे यहाँ से पंप किए, सारे बैंकों से खूब पैसा दिलवाया। उसके बाद फिर अपने ठेके से लेकर के वापस ले लिए, क्योंकि बैंकों से डायरेक्ट पैसा अपने पास नहीं ले सकते थे, क्यों, ये इनको था, उनको स्कैम करना था उसमें। तो इन्होंने इस तरीके से उसको एक प्लान बनाया और मनरेगा को ये दिखा दिया लोगों को कि देखो आपकी भलाई के लिए है मनरेगा, कितना अच्छा है मनरेगा कि आपको रोज पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आपका पैसा कहाँ जा रहा था, आपका पैसा सिर्फ ठेके पे जा रहा था। 90% लोगों का पैसा बिना काम किए हुए गड्ढे खोदने का पैसा जो गया वो इन्हीं सब चीजों पे गया, जबकि स्किल पे काम नहीं किया। फिर लोगों को स्किल कर दें या कुछ ऐसा बनाएं जहाँ पे कि जो कि लॉन्ग टर्म में लोगों को अर्निंग होती रहे, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया गया। गड्ढा खुदवा दिया, उसमें फिर पानी भरा, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो पड़ता चला गया धीरे धीरे, लेकिन पैसा मिला लोगों को, वो ठेके से आकर के इनके अकाउंट में चला गया, वो बढ़ता चला गया। ठीक, तो इन्होंने ये किया। अभी ठीक मोदी ने, अब जब मोदी 2014 में आते हैं तो उन्होंने कैसे कैसे मेजर्स लिए, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिया है, इसके लिए बात करते हैं। अभी आपका जो इंडिया में है, अगर उसकी बात करते हैं हम, तो हम देखेंगे कि कैसे किस तरीके से यहाँ पे जो रूरल और जो सिटीज़ हैं, अर्बन जो कि जो मेट्रोज हैं, इनमें अगर डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के वाइज, अगर डेटा यूजेज में जो कि स्मार्टफोन और ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, वे 37 करोड़ वो सिर्फ रूरल एरिया में इंडिया क्या करते हैं, 25 करोड़ के आसपास मात्र जो है सिटीज़ में यूज़ करते हैं। तो आप समझिए कि कितना ह्यूज डिफरेंस है और कितना ज़्यादा पोटेंशियल रूरल एरिया में इंडिया के। तो वहाँ पे अभी जैसे पीवी नरसिम्हा राव जी ने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का 1991 में खोला था, जो पूरा डोर ओपन किया वो, उसके बाद फिर जो है उसी तरीके से मोदी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट का यूज़ किया 2014 में आने के बाद। और क्या क्या स्टेप्स लिए ये देखते हैं अभी। तो मोदी का जो एपीएमसी के बाहर कर दिया केंद्र ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि एपीएमसी के बाहर फार्मर्स को कर दिया। वो अपने प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूस होता है, एपीएमसी होता क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये बनाया हुआ था उस टाइम पे। अभी इसको मोदी ने यूज किया इसको, और इसमें कर दिया किसानों को, इसमें दे दिया कि अभी वो उनको लिबर्टी दे दी है कि अपने प्रोडक्ट का जो भी अपना प्रोड्यूस उसका मार्केट, उसका प्राइस खुद से फिक्स करें और बेटर मार्केट प्राइस फिक्स होगा। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इजी कर दिया मोदी ने। मतलब आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे कि छोटी लैंड है लेकिन नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी उसको और इजी कर दिया है। आप अब छोटे लैंड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। ई नैम के थ्रू 785 मंडियां बनवा दी हैं। ई नैम होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक का है, जो कि इंटरनेट के थ्रू है। पहले अभी 485 हुई थी, उसके बाद फिर अभी ग्रेजुएट बहुत तेजी से बढ़ा करके उसको 785 कर दिया।
उसके बाद फिर खेतों में ही आप बेच सकते हैं। पूरे देश की मंडियों को इंटरलिंक्ड कर दिया। अब पूरे देश की मंडियां आपके लिए ओपन है। आप अपने खेत से पूरे देश की मंडियों में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जहां पे बेटर प्राइस मिल जाए आपको। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी काफ़ी बदलाव किए हैं। वेयर हाउसिंग लिमिट अबॉलिश कर दी है कि वेयर हाउस में अगर आपके पास कैपेसिटी थी कि एक बंदा कोई है वो 10 टन रख सकता है, 10 कुंटल रख सकता है, 10 किलो रख सकता है, तो अभी उसको अनलिमिटेड कर दिया। आपके पास जितना है उतना आप अबॉलिश करके वहाँ पे भंडारण कर सकते हैं, उसका यूज़ आप बाद में कर सकते हैं। भंडारण निगम में सुधार कर दिया। भंडारण सुधार निगम था, उसमें अमेंडमेंट किया, अबॉलिश किया उसके। वेयर हाउसिंग ने इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी ओपन कर दिया है इसको कि अब वेयर हाउसिंग में, जो कि एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग है, उसमें अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन भी इन्वेस्ट के लिए ओपन कर दिया है, अब प्राइवेट के लिए भी ओपन कर दिया। किन किन राज्यों ने केंद्र के अकॉर्डिंगली काम करते हुए क्या क्या किया, ये बात करते हैं कि कर्नाटका ने यूएमपी को लागू कर दिया, जिसमें कि मतलब पूरी तरीके से फ्री कर दिया। उनका कोई मार्केट, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप अपना मार्केट कहीं पे भी बेचिए, किसी को अपना मतलब प्रोडक्ट किसी भी मार्केट में बेच सकते हैं आप, ओपन कर दिया है उसको। तमिलनाडु ने शुल्क मुक्त कर दिया, मतलब कि कोई टैक्सेस नहीं है। अब आप अपना जो कि मतलब जो चार्जेस वगैरह होते थे, एक्सटर्नल जो चार्जेस होते थे इन सब चीज़ों को ट्रेड करने के लिए, उसको फ्री किया है। यूपी और एमपी ने भी देश भर की मंडियों के कारोबार में आपको पूरी तरीके से लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। आप बिना लाइसेंस किसी भी मंडी में आप बेच सकते हैं, इसको कर दिया। उत्तराखंड ने वेयर हाउस और जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनको छोटी मंडियों में कन्वर्ट कर दिया कि वो छोटी मंडियां कंसीडर की जाएंगी। राजस्थान सीधे एफपीओ को जो है खरीदने के लिए अधिकार दे दिया है। कारोबारी प्रोसेसर था पहले, वो कारोबारी मतलब कि आपके ऊपर टैक्सेस और ये सारी चीजें इंपोज होती थी, लेकिन अभी उसको उससे निकाल करके अलग कर दिया है। ये किसानों के लिए हुआ है इतना सारा कुछ, ठीक है। गुजरात और हिमाचल ने बिना किसी लाइसेंस के जरूरत के मार्केटिंग, जो कृषि मतलब जो कि आप एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, बिना कोई मार्केटिंग, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से इसको चेंज किया। अभी हम देख रहे हैं इसको कि भारत में बहुत ज्यादा पोटेंसी है। अब हम बात करते हैं कि कितना कितना कब कब पैदावार हुई किस किस साल में। 285 मिलियन टन यानी 28 लाख टन हुआ। 28 लाख टन 2018-19 में भारत का प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर में। वो बढ़ करके ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। जो पॉलिसीज बनी उसके थ्रू कितना इजीली बढ़ता जा रहा है और कितना ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है किसानों को फ्यूचर में। अभी जो बेनिफिट हो रहा है वो तो मिल ही रहा है उनको। 29.50 लाख टन 19-20 के टाइम पे होता है। ये और बढ़ जाता है 29.80 29.80 ग्रोथ हो जाती है इसमें 20-21 के उसमें की ईयर में। तो ये इस तरीके से प्रोडक्शन ईयर बाय ईयर अगर हम देखते चले जाते हैं तो वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आते हैं कि इस पे मतलब किसानों को ना एकदम से बेचारा बना करके रखा है कांग्रेस ने कि बेचारे बेचारे, उनके लिए चिल्लाया तो बहुत कुछ, कमेटियां बहुत बनी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, उस पर कोई स्टेप नहीं उठाया गया जिसका कोई इम्पैक्ट आता। अब आते हैं बुआई कितनी हुई किस किस ईयर में। 2019 में इस समय तक मई में 50 लाख हेक्टेयर हुई थी, लेकिन 2020 में 67 लाख हेक्टेयर, 17 लाख हेक्टेयर ज्यादा जमीनों पे बुआई हुई है। अब आप समझिए कि जो माइग्रेशन हुआ या जो भी सिचुएशन था किसानों के लिए वो नॉर्मल था। कभी वो भूकंप देखते हैं, कभी बाढ़ देखते हैं, कभी सूखा देखते हैं, तो वैसे भी पैंडेमिक देख लिया उन्होंने, कोरोना भी, उनके लिए वो कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, उन्होंने डट करके काम किया है अपने पास। जल भंडार जो सबसे ज्यादा बड़ी जरूरी चीज होती है किसानों के लिए, उसका रिकॉर्ड देखते हैं। 2019 में था 36 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर जिसको बोलते हैं, इतना था। लेकिन 21 मई तक की बात है, ये 36.2 BCM था। लेकिन 21 मई 2020 में ये बढ़ करके 67.70 BCM हो जाता है। यानी आपने रिजर्व किया अपना पानी, जो मीठा पानी है आपने अपना रिजर्व किया, पाकिस्तान के पास नहीं जाने दिया। जिस तरीके से पुरानी गवर्नमेंट करती थी कि वहां पे पाकिस्तान के पास पानी चला जाता था ज्यादा से ज्यादा, वो उनकी खेती करती थी। इससे दो तरीका, आपने अपनी खेती को मजबूत किया, दुश्मन की खेती को कमजोर किया। तो अभी खरीदारी पे बात करते हैं। खरीदारी, सरकारी खरीदारी जो हुई थी 74,300 करोड़ के रुपए की हुई है। न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने किया। अब ईयर के ऊपर बात करते हैं, कितना मीट्रिक टन कितना कब कब खरीदा गया। 34.13 मीट्रिक टन
लास्ट ईयर 2019 में खरीदा था, जो कि अब की बार 0.2002 से बढ़ करके 34.15 मीट्रिक टन 21 मई फरवरी तक खरीदा गया। अभी खरीदारी चल रही है, पैंडेमिक था इसलिए थोड़ा सा रुका हुआ था, लेकिन अभी फिर खरीदारी चल रही है। ये बढ़ करके जो जा रहा है, इसको बता रहे हैं कि 40-50 भी क्रॉस कर सकता है इतना। तो देश में बहुत ज़्यादा पोटेंसी है, इतनी ज़्यादा पोटेंसी है भारत में कि अभी एग्रीकल्चर में उसको मनरेगा के थ्रू बेकार किया गया। मतलब देश के जो मजदूर थे ना, उनको खराब कर दिया गया। उनको फ्री का आपने 100 रुपए दिए, लेकिन उन्होंने मेहनत करके कमाना उनको आपने ऑप्शन नहीं दिया कि मेहनत करके कमाए जिससे ज़्यादा ग्रोथ हो। उनको आपने मनरेगा में फंसा दिया। मनरेगा एक फ्लॉप रह गया, पूरी तरीके से सिर्फ गड्ढा खोदता रह गया। मनरेगा पे एक बार बहुत बढ़िया सा बात करेंगे अपने लोग पूरा डेटा के साथ। आज तो हम बात कर रहे थे कि कैसे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, उसमें थोड़ा सा मनरेगा का टॉपिक डालना हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो जियो पॉलिटिकल भारत की सिचुएशन हो रही है उसमें क्या है और चेंजेस जो इतने फास्ट हो रहे हैं। डेली आप जानते हैं कम से कम 5 से 10 नए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल ग्रो होते चले जा रहे हैं। उसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम बात करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, और आप लोग भी उसको अपना आगे वर्कआउट आप उस पर कर सकते हैं। अभी जो एक ग्रुप बन रहा है, अभी एक ग्रुप बन रहा है, जैसे कि अभी होना था, अभी जून जुलाई में होना था एक G7 के जो मीटिंग होनी थी, उसको ट्रंप ने भी पोस्टपोन कर दिया दिसंबर के लिए। पोस्टपोन इसलिए किया कि ट्रंप का कहना है अभी इसमें कि G7 में रशिया 1997 में आया था, 2014 में उसने छोड़ दिया। लेकिन जब से 2017 में ट्रंप आया तब से कहना है कि रशिया के बगैर नहीं हो सकता, रशिया को जरूरी है इस ग्रुप में होना। रशिया के लिए वो बहुत बात सोच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जरूरी वो साउथ कोरिया और इंडिया को लाना चाहते हैं उस ग्रुप में। तो G10 ग्रुप हो जाएगा। तो G10 ग्रुप बन जाने से वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनेगा, और एक तरीके से वो एक एंटी चाइना लॉबी बनेगी। G7 तो जो ग्रुप बन रहा है, G7 में ऑलरेडी है नहीं चाइना, तो G20 में है, वो G20 में इंडिया भी है। लेकिन अभी G10 का जो ग्रुप बनेगा, देखिए जो ग्रुप बने हुए थे ये सारे आउटडेटेड हो चुके हैं। कोई वर्ल्ड वॉर के पहले का बना हुआ है, कोई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले बना हुआ है, या उसके बाद बनाया गया था। तो अब एक टाइम आ गया तब की टेक्नोलॉजी अलग थी, तब के अलग अलग कंट्रीज थे जिनके डेवलपमेंट नहीं होते, जैसे चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, इस तरीके की कंट्रियां नहीं थी उस टाइम पे डेवलप। अभी वो इकोनॉमी उनकी बड़ी हो गई है, चेंज हो गया। तो दुनिया को भी अब पता लग रहा है कि जो जिस तरीके से चाइना ने पूरी कोविड करने के बाद, वुहान वायरस फैलाने के बाद पूरी दुनिया को ब्लैकमेल भी किया अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने प्रोडक्शन के दम पे, अपने सप्लाई चेन के दम पे। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन और LPG जो मॉडल था, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और इसे प्राइवेटाइजेशन, इसको पूरी तरीके से हाईजेक कर लिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चाइना ने। अब वो अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। वो साउथ चाइना सी में एग्रेशन करता है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो वहाँ पे मिनरल्स हैं उसके लिए, तो कभी इंडियन बॉर्डर पे करता है। ऑस्ट्रेलिया को तो उसने कुत्ता तक बोल दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मतलब पूरे प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो अगेंस्ट से खड़ा हुआ। द डेली टेलीग्राफ है, उसमें उस स्टार्टिंग से उसने पूरा एकदम से इनकी खिंचाई चालू की, इनके हर चीज़ों को एकदम से एक्सपोज करना चालू किया चाइना को। जर्मनी, जो यूरोप के कंट्रीज हैं, इनको सबको चाइना एक थ्रेट कर रहा है। जापान को थ्रेट कर रहा है, फिलीपींस को थ्रेट कर रहा है, ताइवान को थ्रेट कर रहा है, हांगकांग को कर रहा है, तिब्बत को कर रहा है, यूगर को कर रहा है, आपके लद्दाख में बैठा हो। तो पूरी दुनिया से इस समय एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिलिट्री वॉरफेयर, जो भी कुछ कर पा रहा है, इकोनॉमिकल वॉरफेयर, बायो वेपन वॉरफेयर, सब कुछ करने के लिए वो तैयार है। वो ये भी डरा हुआ है कि अगर नहीं करेगा तो जिस तरीके से इंटरनली चाइना का मेन लैंड जो है वहाँ पे जिस तरीके से इस समय एक डिससेटिस्फैक्शन सिंगजिंग के खिलाफ हो रहा है, सिंग जिनपिंग के अगेंस्ट में, वो डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है चाइना। चाइना के कई टुकड़े हो सकते हैं अभी जिस तरीके से वहाँ पे इरप्शन हो रहा है डेमोक्रेसी के लिए, उन सब चीज़ों को दबाने के लिए, और एक वहाँ पे जो कहते हैं कि एक तरीके से देश प्रेम की भावना सब लोगों के अंदर भरने के लिए, नागरिकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उनका ध्यान कहीं और से इधर आ जाए, इसलिए वो चाह रहा है कि इस तरीके से एग्रेशन कर रहा है और ये सारा कुछ अपने को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। आप एक समझिए, चाइना की पॉपुलेशन दिन पर मतलब कि डे बाय डे उनकी जो पॉपुलेशन है वो बुढ़ी होती जा रही है, ओल्ड हो रही है। तो अभी उनको प्रोडक्शन, उनका जो GDP था वो 90s के एरा में चला गया है अभी, और ये पैंडेमिक के पहले की बात है कि उनका GDP कंटिन्यूसली डाउन होता चला जा रहा है। तो अभी प्रोडक्शन क्योंकि कैपेसिटी कम हो रही है, यंगस्टर्स कम है, इंडिया के पास ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा थ्रेट देख रहा है इंडिया से, इंडिया की सॉइल से उसको ज़्यादा थ्रेट है रादर देन किसी और। तो अभी ये सारा चीज़, और अमेरिका और जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं वो भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ, इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए, इकोनॉमिकली, मैन्युफैक्चरिंग में,
या मिलिट्री के पावर में या कुछ स्पेस पावर में, कहीं पे भी कुछ भी टेक्नोलॉजी में कहीं पे भी इंडिया ही एक ऐसा दिख रहा है उसको कि जो कि लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी कहीं पे भी काउंटर कर सकता है चाइना को। इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक ग्रुप बनाया जाए G7, जिसमें एक काफ़ी बड़ी इकॉनमीज इन्वॉल्व है, आपस में वो ट्रांजेक्शन करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ इसका रीज़न ये है कि एक जो आपको बता दूं कि मैं हुवाई कंपनी आप जानते हैं, जो कि एक 5G टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे ज़्यादा, देखिए टेक्नोलॉजी जो 4G 5G 3G 2G ये सब आया था, आप बस एक 5G इज़ डिफरेंट। तो वो ऐसा नहीं है कि आपने बस सिम चेंज किया, सिम ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में आप ना 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद दुनिया बदल जाएगी, पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपको गाड़ियाँ ड्राइवरलेस दिखेंगी, आपकी स्पीड काफ़ी, आपके ट्रेन की स्पीड, आपका मतलब कि कम्युनिकेशन स्पीड, आपका आपको यहाँ तक कि जो आपके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको बनाने होंगे ना, उसको मिनटों में आप बना देंगे। बड़े बड़े प्रिंटर्स होंगे, इसके छोटे मोटे नहीं, बड़े प्रिंटर्स होंगे। इस पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिक्स प्रिंटर्स, हाउस मेकिंग प्रिंटर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। चाइना ने तो 1-2 बिल्डिंग बना करके ऑपरेशन में डाल दिया उसको, वो ऑपरेटिंग में है वो। तो इस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी छोटी मोटी बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो 5G टेक्नोलॉजी जो बनाती है, जो हुवाई कंपनी है, जो चीपेस्ट बनाती है दुनिया में। 2 और यूरोपियन कंपनीज हैं जो बनाती हैं, एक नोकिया है, एक इरेक्शन है। लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी 30%, उनके पार्ट्स वगैरह हैं 30-40% ज़्यादा महंगे मिलते हैं हुवाई के कंपेयर में। तो इंडिया जैसे जो, और यूरोप, ये आपके साउथ अफ्रीका की ये जो साउथ अफ्रीका तो पूरी तरीके से हुवाई ने कैप्चर कर लिया। अभी भी नेपाल को उसने 5 टावर लगाए कोविड में, जब लॉकडाउन था। 5 टावर लगा करके अब पूरा जो है, जो हिमालयन रीजन है पूरा इंडिया का, और उधर रशिया का, और इधर जो है और सारे जो कंट्रीज हैं आसपास के, नेपाल उपाल के, सबके ऊपर वो वॉच करेगा। पाकिस्तान तक पूरा वॉच करेगा हिमालय। 5 टावर हुवाई के लगा करके उसने कहा कि एवरेस्ट हमारा है। तिब्बत साइड वाला तो ऑलरेडी ले रखा था, अभी नेपाल साइड वाला भी एवरेस्ट अपने में रख दिखा रहा है वो। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से कैप्चर कर, अभी उसने जो 5G टेक्नोलॉजी के जो उसने अपने 50 शहरों में इंप्लीमेंट करके ट्रायल कर रहा है। इंडिया को भी चीपर होने के कारण इंडिया की जो पॉलिसी है वो बहुत वीक पॉलिसी थी इसमें, अभी उसको देना पड़ा है हुवाई का। तो मैं ये चाहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी एक्शन लेकर के हुवाई का बैकआउट करे, और जल्दी से जल्दी ग्रुप बना करके उसमें, जैसे G10 है उसमें घुसे। एक D10 की भी बात हो रही है, जिसमें G7 के सारे 7 कंट्रियाँ, और जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, उसके साथ जो है साउथ कोरिया, जो कि साउथ कोरिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो डी फॉर डेमोक्रेटिक रहेगा, 10 कंट्रीज होंगी वो। तो G7 की 7 कंट्रियां सिर्फ, एक्सक्लूडिंग रशिया, और उसके साथ जो है 3 और कंट्रियां डेमोक्रेटिक, यानी जो ये ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, और ये सारे इकट्ठा होकर के एक और D10 की ग्रुप बनाएंगे, जिसमें ये 5G की टेक्नोलॉजी का पूरा काम करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेगा और वो अपना उस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। उसके साथ साथ वो अपनी जो भी एक सप्लाई चेन है, या तो जो अदर जो भी इंफ्रा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो करेंगे। जिस तरीके अगर इस ग्रुप में भारत ज्वाइन करता है तो एक बंदे की यहाँ पे और पूरे देश की बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा सा ग्रो करेगा कंट्री। क्योंकि साउथ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी टेक्नोलॉजी अभी तक भारत में नहीं आती थी। जो नेहरू का गुट निरपेक्ष जो बनाया था वो रशिया के फेवर में बना लिया था उन्होंने इंटरनली, क्योंकि वो अमेरिका के अगेंस्ट थे और इंटरनली सपोर्टिव थे वो रशिया के। तो उसके अकॉर्डिंगली वो घुसे और उन्होंने गुट निरपेक्ष बना करके इनडायरेक्टली सपोर्ट हमेशा यूएसएसआर यानी वामपंथियों को दिया, लेफ्टिस्ट को दिया, कम्युनिस्ट को। तो उनके थ्रू था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करना है, जो रिसोर्सेज है उन्हीं को दे देना है। उनके अकॉर्डिंगली लोगों को पैसा पैदा करने की स्किल नहीं देनी है। उनके पास जो है, दूसरे के पास जिसने पैसा पैदा किया है उसका भी पैसा छीन करके उस बंदे को दे दो जो आलस में पड़ा हुआ है, जो कभी कुछ नहीं करना चाहता, उसको भी। तो फिर दोनों बराबर हो गए। ये है कम्युनिज्म। तो उसके थ्रू अभी ये डी ग्रुप जब D10 बनेगा तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो आपके डिफेंस सेक्टर के हैं, जो आपके जो मतलब जिस भी तरीके से है, ये सारा ग्रो करेगा इसमें। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है भारत की, तो उसमें जो AGR है वो वोडाफोन और डेटा जो आइडिया था उसको 90,000 का भी वो भेज दिया था, 90,000 करोड़ रुपए का जो उनका बकाया था उसको वसूलने के लिए। तो उस पर कुमार मंगलम बिरला कह देते हैं हम वापस तो नहीं कर पाएंगे, हम कंपनी भले बंद कर देंगे लेकिन उनको वापस करें। SR जो SL ग्रुप है जो जी न्यूज़ का है, लोग कहते हैं जी न्यूज़ मोदी का है, लेकिन नहीं, उसको भी 6,000 करोड़ का इम्पोज किया मोदी ने, उसका भी पैसा वसूल किया वहाँ पे। तो इस तरीके से अभी जो काम गवर्नमेंट कर रही है, जिस तरीके से सप्लाई चेन 5G, और ये 5G का मैं आपको बताऊं कि जो टेक्नोलॉजी उसे पूरा वर्ल्ड मैपिंग 5G से, स्पेस से चाइना कर रहा है,
एवरेस्ट टावर से हायर एल्टीट्यूड्स जो भी एरिया माउंटेन्स है वहाँ से कर रहा है, और आपके जो समुद्र है जिसको बोलते हैं इंडियन ओशियन, जो सबसे ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी के बाद, वहाँ पे उसने 50 ड्रोन्स जो होते हैं कि ड्रोन्स डाले थे, अंडर वाटर ड्रोन्स, उसको डाल करके 3D मैपिंग कर रहा है पूरे इंडियन ओशियन की। पूरे इंडियन ओशन की मतलब कि पूरा ओशन जितने भी हैं पूरी दुनिया के, उन सबको वहाँ पे जो जहाजें आती हैं, अभी तो कुछ जहाजें पकड़ी गई थी उसकी जो कि सेलर बोट्स थी, उनके अंडर भी जो है हाई डेफिनेशंस के कैमरे और सारा कुछ पाया गया कि जो कि 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। वो 3D मैप्स बना रहे हैं कि मतलब उनकी सबमरीन्स कहीं जा करके छिप जाएंगे कहीं पे। ये सारा कुछ चाइना बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि पूरी दुनिया को कॉलोनी बनाना चाहता है। तो आपको ये समझना और इंडिया को ये समझना होगा कि ये ग्रुप्स क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है अभी उसमें जो ग्रोथ हो रही है, पैंडेमिक में भी इंडिया ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया, इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहे हैं यूरोपियंस। क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए 49 बिलियन यूएसडी का टोटल हुआ। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी 487 से भी बढ़ करके पहले एक बार डाउन हुआ लेकिन फिर से बढ़ा 9 बिलियन यूएसडी, तो फिर से उस पर बढ़ करके वो 487 से 500 की तरफ बढ़ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि अभी फिर भी क्यों पैंडेमिक के बाद, ये लॉकडाउन के बाद क्यों इतने स्मूथली खोल देना था? क्योंकि दुनिया को मैसेज है कि भारत ऑपरेट कर सकता है पैंडेमिक जैसे सिचुएशन में भी, ताकि कि वो इंटरेस्ट दिखाएं इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए जैसे सिंगापुर का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया पैंडेमिक में, बता रहा हूँ जनवरी से मार्च तक का डेटा बता रहा हूँ, 14.67 बिलियन यूएसडी का सबसे नंबर 1 रैंक किया। उसके बाद फिर मॉरिशस से आता है $8.24 बिलियन का। इस तरीके से सर्विस सेक्टर में 7.85 यूएसडी का आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में 7.69 बिलियन का आता है। एवर हाईएस्ट है 19%, 73% एफडीआई आपका इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके से ट्रेडिंग में आपका आता है 4.57 यूएसडी बिलियन डॉलर में, और उसका फिर टेलीकॉम में है 4.44 बिलियन यूएसडी, होटल इंडस्ट्री 2.3 से। इस तरीके से आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आपने जिस तरीके से आपने टैकल किया इंडिया ने, और जिस तरीके से इकोनॉमी को खोला पैंडेमिक में, वो सारा लॉकडाउन के बाद वो सारी दुनिया को मैसेज है एक कि भारत किसी भी सिचुएशन में स्ट्रांग है, स्टेबल है, भारत में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेफ है, चाइना की तरह अनसेफ कंट्री नहीं है। भारत ऑपरेट कर सकता है किसी भी सिचुएशन में, मैन्युफैक्चरिंग पे और सर्विस पे, हेल्थ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना। जिस तरीके से आपने पीपीटी किट, आप सेकंड पोजीशन, आप जीरो से आप सेकंड पोजीशन पे चले जाते हैं हेल्थ इक्विपमेंट्स बनाने में, वेंटिलेटर इक्विपमेंट्स और ये सारे जितने पीपी किट, मास्क, ये सारा कुछ आपने विद इन 60 डेज में आपने 10,000 गुना आपने जंप किया था, ये रिकॉर्ड में है। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया कहाँ पे? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, फिर दिल्ली में आता है। 30% सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में गया, लेकिन वहां से जो माइग्रेशन हुआ ये चैलेंजिंग हो जाएगा। वहां के जो मालिक हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों के हैं, वो बेचारे परेशान है कि उनके मजदूर चले जाएंगे, तो उनके तो सब कुछ, उनको तो अभी अकाउंट सारा पैसा भी देना है वापस बैंकों को, उनका लोन पे सब कुछ चल रहा है, तो बिजनेस हमेशा लोन पे चलता है, इसलिए वो परेशान है कि उनका क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा। अभी जो ग्रोथ है, जिस तरीके से कंपनियां आने के लिए बात चल रहा है, जिस तरीके से उनको एकदम जैसे आपका कस्टमाइज्ड सर्विस जो उनको दी जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा वो चांसेस हैं कि भारत में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम आ जाएगा। इस सब चीज़ों से चाइना बहुत परेशान है। अब फॉरेन एक्सचेंज में मैंने आपको बता दिया, D10 में मैंने आपको बता दिया कि क्यों बनाया गया इसको। इनको चाइना D10 बनेगा चाइना को इनकाउंटर करने के लिए हर फैसेट पे पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए चाइना D10 का ग्रुप है जो उसको भारत को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अगर ये बनता है तो बहुत, और 99.99% चांसेस है बनेगा और भारत ज्वाइन भी करेगा इसको। अभी जो चाइना ने जो थ्रेट पूरी दुनिया को दिया है वो इंफ्रा पे दिया, टेक्नोलॉजी पे दिया, मैन्युफैक्चरिंग में दिया है, 5G टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी किसी ने बनाई, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी 4G तक तो अमेरिका के डोमिनेंस था, यूरोपियन कंट्री का, लेकिन 5G जैसे गन किसी ने बनाया था, जहाज उन्होंने बनाया था, जो दोनों राइट ब्रदर्स क्या थे, उन दोनों ने बनाया था। लेकिन अभी जब आप आज के टाइम पे जहाज बनाने वाली कंपनियां अलग हैं और वो ज़्यादा, वो राइट ब्रदर्स की ओन कंपनियां नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा। उसी तरीके से 4G 5G इंटरनेट का जी किसी ने बनाया, लेकिन सबसे बेहतरीन जो बना रहा है 5G टेक्नोलॉजी का, वो पूरी दुनिया की मैपिंग हो जाएगी, और उनके टेक्नोलॉजी, उनके इक्विपमेंट्स जो यूज़ करेंगे आप हुआई के, वो पूरी तरीके से जासूसी करते हैं, और सारा कुछ सर्वर जो है वो चाइना पे जाता है, और चाइना में ही जैसे जूम ऐप है, ये सर्वर पे जाता है चाइना के सारे, आपके दुनिया में एक एक चीज़ आप जो मूवमेंट कर रहे हैं, अलीबाबा ऐप है वो डाउनलोड करते हैं, जितने ऐप हैं उनके, टिकटॉक, ये सारा डेटा मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे आपका।
इसलिए ये थ्रेट है, इसलिए कहा जाता है कि अनइंस्टॉल करिए इनको। ये इस तरीके से नहीं है जैसे आरोग्य है, सेतु है, और ये भारत के जो इंडिजिनस हैं ये भारत के अपने हैं। भारत कोई डेटा दूसरे को नहीं दे रहा, और डेटा जो सेफ भी हो रहा है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव, कोई नहीं चुरा सकता, उसको मिसयूज नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट आपका सारा डेटा रखी है, कोई जरूरी नहीं है कि आरोग्य सेतु से ही ले ले, आपकी सारी जगह आपकी प्रॉपर्टी सारा कुछ इंस्टॉल है। आप किसी प्राइवेट कंपनी में देते हैं कि अपने सारा डॉक्यूमेंट्स वहां से भी डाटा उठा सकती है, आपको वोटर ID कार्ड से ले लेते हैं, आप कहाँ से डॉक्यूमेंट। आपको गवर्नमेंट के अंडर में रहना, आपके जो लोकतांत्रिक जैसे ये ज्यादा सेफ है वहां पे देने से, रादर देन किसी कम्युनिस्ट कंट्री को अपना डेटा देने से, ठीक है। इसलिए हमेशा आप इन सब चीजों के बारे में रहिए, अनइंस्टॉल करिए इनके जितने ऐप वैप हैं, सब चाइनीज सब बाइकआउट करिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली उन प्रोडक्ट्स को चूज करिए जो इंडिया के हैं। जैसे साबुनों वाबुनों में देख लीजिए मेडिमिक्स हैं, गोदरेज के अच्छे साबुन आते हैं, सोप्स आते हैं, तो इस तरीके से आप इंडियन पे स्विच करिए धीरे धीरे। सारा एक दिन में नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे आपको स्विच करना होगा कोई चीज, और धीरे धीरे ही हो पाएगा। एक बार में कोई ओवरनाइट नहीं डेवलप हो सकता है। 10 साल 20 साल, चाइना को भी 40 साल लगे इंफ्रा डेवलप करके, और उसको आज किस तरीके से हाईजेक कर लिया। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री को जब डेवलप करना होगा तो वो स्मूथ डेवलप करेगी, थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन अगर वो 100 की स्पीड से कर रहे हैं तो ये 99 95 इस तरीके से स्पीड से होगा, लेकिन ये अचीव होगा तो एक सॉलिड बेस होगा इसका। इस तरीके से नहीं रहेगा जैसे उनका हो जाता है वहाँ पे कुछ भी कर दो। वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वो डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हैं। तो आज इस नोट के साथ यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं वीडियो को, काफ़ी लंबा रहेगा ये वीडियो। तो अगला वाला भी वीडियो हम लोग कुछ इस टॉपिक पे बात करेंगे, और इसके साथ वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।